गुड मॉर्निंग। जैसा कि अभी गुड मॉर्निंग हमने लास्ट में एक वीडियो एक सप्ताह पहले आपके लिए छोड़ा था, जिसमें हमने आधुनिक भारत के सिलेबस के बारे में विषय में बात की थी। और बात ये की थी कि आधुनिक भारत में जो भी प्रश्न आपको आते हैं, हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपको पूरी तरह से आधुनिक भारत में कंफर्टेबल जोन में ला देगी कि आप एग्जाम को अच्छे से दे सकें। और ये हमारा दृढ़ संकल्प भी है और अंदर का विश्वास भी है कि जो बातें हम करने जा रहे हैं, जो चीज़ हम पढ़ाने जा रहे हैं, वो चीज़ आपके एग्जाम में आएंगे। जैसे अभी हाल में कुछ परीक्षाएं होने वाली है, झारखंड सीजीएल, झारखंड उत्पाद विभाग, झारखंड के अन्य एग्जाम, बिहार की कई एग्जाम हैं, बीपीएससी होने वाली है। मे भी जेपीएससी आने की संभावना है, अब जब आ जाएगी तो फिर उसके लिए भी है, और यूपीएससी के लिए। तो ये जो है आपको सभी एग्जाम को आपको प्रिपेयर कराएगी, और ये टॉपिक आपको जो डर था या जो भी चीजें थी, इस टॉपिक से आपको समाप्त हो जाएगी। और हम 1857 के बाद क्रम से कांग्रेस का फॉर्मेशन और 1905 टू 1947 एंड जो भी एटसेट्रा इसमें जो सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक्स है, सब पे हम बात करेंगे और बहुत अच्छे से आपको क्लियर करा देंगे। तो मैं चौहान सर आज की क्लास शुरू करना चाहता हूँ। देखिएगा, आज हमने जो टॉपिक किया है, ये टॉपिक है 1857 की क्रांति। इसमें कुछ उस समय के व्यक्ति दिख रहे हैं जिन्होंने इस युद्ध को लड़ा था और काफी बेहतर तरीके से लड़ा था। एक ऐसी क्रांति थी 1857 की जो हम भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति के नाम से भी जानते हैं। हालांकि हम इसमें हार गए थे, हारने के पीछे कई कारण थे। तो हम इस पे सब संदर्भ में बारी बारी चर्चा करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो देखिएगा, हम यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी भूमिका के बारे में बात करेंगे। आखिर इसकी भूमिका क्या हो सकती है। तो हम भूमिका के बारे में अगर बात करें तो मैं बोर्ड पे आऊंगा, बोर्ड पे आपको दिखाना चाहूंगा भूमिका के बारे में। तो क्या भूमिका हो सकती है इसकी? भूमिका ये होगी कि जो 1857 की एक क्रांति है, ये क्रांति किसी एक दिन की उपज नहीं है कि हम कह दें कि एक दिन में लोग रेडी हो गए और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को भगाने के लिए एक निश्चय किया। ऐसा कुछ है नहीं। एक क्रांति को होने में एक लंबा अरसा लगता है। चाहे किसी भी देश में क्रांति हुई हो, फ्रांस की क्रांति हो, सोवियत रूस की क्रांति हो, किसी भी देश की क्रांति हो, क्रांति में एक समय लगता है और समय के में धीरे धीरे चीज तपती है और तपने के बाद एक क्रांति के रूप में सामने आती है। भारत में भी वैसा ही हुआ। भारत में कई यूरोपियंस आए। यूरोपियंस में एक जो भारत में टिक गए या भारत के क्षेत्र पे कहा जाए, उन्होंने कब्जा कर लिया। और इनकी कब्जे की जो शुरुआत होती है उसमें बहुतों ने प्रयास किया, ब्रिटिश सफल हो गए। और ब्रिटिश ने 2 युद्ध जीत करके भारत में बता दिया कि भारत में अब उनका चलेगा, कोई और भारत में नहीं रहने वाले। उनके सामने उन्होंने क्लियर कर दिया कि अब हम हैं भाई और कोई नहीं है, बाकी सारे बाहर जाएं। हालांकि पुर्तगाली किसी कोने में रही, फ्रांसीसी भी छोटे से कोने में बरकरार रही, बट संपूर्ण भारत पे देखा जाए, एक बड़े क्षेत्रफल पे ब्रिटिश ने अपना साम्राज्य कायम किया। अब ब्रिटिश ने जो साम्राज्य कायम किया, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यहाँ पे शासन करना शुरू किया। शुरुआत में कंपनी का बिजनेस था, व्यापार था। बाद में उन्होंने उसको शासन का काम सौंप दिया और वो शासन करने लगे। 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन किया है। हम बात करेंगे परिणाम में कि 1858 के बाद ऐसा क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन से हटा दिया गया, बातें करेंगे। देखिएगा, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम पीटी के व्यू से पढ़ रहे हैं, हम मेंस के व्यू से नहीं पढ़ रहे। कई लोग सोचेंगे सर डिटेल से बात कर रहे हैं, तो नहीं, आपको कहानी को जानना होगा, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिन्होंने रटने का प्रयास किया, एग्जाम में हो जाकर के फेल कर जाते हैं, और जो कहानी को समझते हुए चीजों को याद कर लेते हैं, उनका परीक्षा भी अच्छा जाता है और सफलता के ज्यादा करीब होते हैं। तो देखिएगा कि ब्रिटिश ने 2 युद्ध की बात मैं कर रहा हूं। एक है 1757 का युद्ध और एक युद्ध हम लोग बात करते हैं 1764 की। ये 2 युद्ध, ये 2 निर्णायक युद्ध थे भारत को, जिस पे ब्रिटिश ने कब्जा किया।
आप सब जानते हैं इसे प्लासी के नाम से जाना जाता है और इस युद्ध को बक्सर के नाम से जाना जाता है। ये दो युद्ध ने यह साबित कर दिया कि भारत पे अब ब्रिटिश का कब्जा है। तो अगर भूमिका की बात करें तो हम देखेंगे 1757 से लेकर के 1857 में ये 100 वर्ष है जहां से उनके कब्जे की शुरुआत हुई। आखिरी कब्जा अगर कहा जाए तो 1764 में बक्सर में, जब इन्होंने भारत की 3 बड़ी शक्तियों को हरा दिया था। भारत के बादशाह को हरा दिया, अवध के नवाब को हरा दिया, बंगाल के नवाब को हरा दिया। तो भारत की 3 बड़ी शक्तियां पराजित हुई और यहाँ पे ब्रिटिश झंडा गड़ गया। उससे पहले 1757 में इन्होंने धोखे से भारत के एक बड़े ही अच्छे शानदार नवाब को हराया। बात करेंगे उस पर, नवाबों की एक सीरीज करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। अब जब हरा दिया तो हराने के बाद 100 साल में इन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिन कामों से भारतीयों की उपेक्षा हुई। भारतीयों की स्थिति जो थी इनके आने से पहले, उसको इन्होंने बदतर कर दिया। भूख, बीमारी, गरीबी, लाचारी ने जगह ले लिया और धीरे धीरे इनके मन में एक कुंठित भावना ब्रिटिश सरकार के प्रति जन्म ले ली और यही बाद में फूटती है 1857 में। तो और आगे देखेंगे इसमें थोड़ा सा कि लड़ाई जो हुई तो क्या क्या कारण बने इस लड़ाई के, उन कारणों पे हम चर्चा करने वाले हैं। फिर यह आंदोलन जहां जहां फैला उन विषय पे हम चर्चा करने वाले कि आंदोलन दिल्ली में, आंदोलन लखनऊ में, आंदोलन मथुरा में, आंदोलन असम में, आंदोलन कानपुर में, आंदोलन बिहार में। तो हम सब पे चर्चा करेंगे फैला। साथ ही आंदोलन में हम विफल क्यों हुए और इस आंदोलन का भारत पे प्रभाव क्या पड़ा, ये हमारी भूमिका है। इन सब पे हम चर्चा करेंगे और चर्चा करके हम आएंगे अपने टॉपिक के ऊपर और बातों को रखेंगे। तो सबसे पहले हम 1857 की क्रांति के कुछ कारण को जानने का प्रयास करेंगे। आखिर 57 की क्रांति में कारण क्या थे, क्या क्या ऐसे कारण थे। 57 के, फैन चालू कर रहा था, गर्मी लग रही थी। ऐसे क्या क्या कारण थे कि 1857 की क्रांति हुई। तो जैसा मैंने बताया कि इन 100 सालों में भारत को कई तरीकों से तोड़ा गया, भारतीयों को कई तरीके से लूटा गया और उसका एक खासा प्रभाव पड़ा 1857 जाते जाते। यहाँ बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, क्लियर आप देख रहे होंगे कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों पे हम चर्चा करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक आर्थिक कारण पे हम चर्चा करेंगे, सामाजिक और धार्मिक कारण पे चर्चा करेंगे, सैन्य कारण पे चर्चा करेंगे, राजनीतिक कारण पे चर्चा करेंगे और अंतोगतवा जाकर के हम एक तत्कालीन कारण पे चर्चा करेंगे। जो तत्काल कारण जो सामने आया था इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम बारी बारी सारे चीज पे हम बात करेंगे, बारी बारी सारी चीजों को हम उठाएंगे। तो हम देखते हैं कि इस पे आखिर बात करना जाए, आर्थिक कारण को हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या, जिसको हम लोग इकोनॉमिक पर्पस भी कह सकते हैं। ऐसा क्या हुआ कि भारत के किसान, भारत के व्यापारी और भारत के मजदूर, ये तीनों की स्थिति बर्बाद हो गई, दयनीय हो गई। तो सिंपल सा समझिएगा यहाँ पे कि इस कहानी को समझना है तो थोड़ा सा समझ के ही पढ़ना पड़ेगा। देखिएगा, भारत जो था मुख्यतः जो भारत था वो कृषि पे निर्भर था, यानी एग्रीकल्चर पे निर्भर था। देखा जाए तो भारत की जो पूरी आबादी थी उसमें से 80 से 90% की आबादी लगभग, अगर 90% भी कह लिया जाए तो कोई गलत नहीं होगा, उस समय का जो संदर्भ की बात करें तो मान के चले 90% की जो आबादी थी वो सीधा का सीधा कृषि के ऊपर डिपेंड करती थी। और जो भारतीय राजाओं की विशेषता थी कि भारतीय राजा शुरुआत में जब राजा लगान वसूलते थे तो राजा जो लगान वसूलते थे तो लगान में किसान और राजा के बीच में सीधा राजा से संपर्क था उनका। राजा के लोग आते थे, लगान को वसूलते थे। और भारत में क्या होता है कि हर 3 साल 4 साल पे, आप जानते हैं मौसम का इफेक्ट, अब तो काफ़ी कुछ सीख गए ज्योग्राफी में, तो इफेक्ट पड़ता है, सूखा आ जाता है 3-4 सालों में एक बार। अभी आज ही मैं पेपर में देख रहा था कि झारखंड राज्य को सूखा घोषित किया गया, 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, आज की बात कर रहा हूँ।
आज का डेट आपका 9 जुलाई 2023 से 2023। तो यहाँ पे बात किया जाए कि किसान जो है देते थे, अगर बारिश नहीं भी हुई, वर्षा नहीं भी हुई, तो इनके लगान को क्या किया जाता था, माफ कर दिया जाता था, जिससे ये अच्छे तरीके से रह पाते थे, निर्भर हो जाते थे, खाने भर भी हो गया तो ये अपना जीवन चला लेते थे। लेकिन बाद में यहाँ पे जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने यहाँ पे कई कानून पारित किए, भूमि को लेकर के, टैक्स को लेकर कई कानून पारित किए। उसमें से एक खास कानून था जिसे हम लोग बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, यानी अस्थाई बंदोबस्त कानून। अस्थाई बंदोबस्त कानून जो आया, ये आया था 1793 में। ये कानून को लाने वाले व्यक्ति का नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जब ये कानून लाया, इस कानून में क्या किया गया समझिएगा। इस कानून में सबसे ऊपर होंगे अंग्रेज, अंग्रेज के बाद होंगे जमींदार वर्ग, जिसे हम लैंडलॉर्ड के नाम से जानते हैं, और उसके नीचे होंगे किसान। किसान जमींदार इनसे लोन लेंगे, मतलब लगान लेंगे और यहाँ पे देंगे। ये कुछ भाग रख करके, भाग अपने पास रख करके यहाँ पे देंगे, एक व्यवस्था आ गई। अब लगान लेने के लिए एक बीच में मीडिएटर को खड़ा कर दिया गया, जिसे हम जमींदार नाम से जानते हैं। बारिश हो, बारिश ना हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला तो था नहीं, क्योंकि जमींदार का काम था कि लगान वसूल करके देना ही देना है। अंग्रेज को कोई मतलब नहीं था, निर्धारित कर दिया गया जमींदार को कि आपसे मुझे इतना लगान चाहिए। अब जमींदार के पास भी ताकत नहीं है कि लगान को माफ कर दे, क्योंकि अंग्रेज को उसको भी देना है। तो लगान वसूली की प्रक्रिया अगर यहाँ पे सूखा हो जाए, सूखा पड़ जाए और किसान के पास उपज न हो, उपज के नाम पे कुछ भी न हो, इस कंडीशन में भी किसान को लगान अदा करना है, यानी टैक्स देना है। ये सबसे बड़ी समस्या थी, खेती हो या ना हो। और जैसा हम आज देख रहे हैं भारत में, सिंचित क्षेत्रों को भौगोलिक रूप से काफ़ी बढ़ा हुआ है, कई डैम बने, कई नदियों को आपस में जोड़ा गया, कई नहरें निकाली गई, तो सिंचित क्षेत्र काफ़ी बढ़ा हुआ है। लेकिन उस समय जो था कि पूरी तरह से जो डिपेंड हम करते थे, हम डिपेंड करते थे मानसून के ऊपर। यदि मानसून नहीं आया तो सिंपल सा मतलब है कि खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो किसानों के ऊपर बर्डन बढ़ेगा, लगान देने का बर्डन आएगा। अब क्या था कि जो पुलिस व्यवस्था भी थी, तो पुलिस व्यवस्था जमींदार के फेवर में रहती थी, तो किसानों से लोन की वसूली के लिए, ऋण वसूली के लिए किसानों को प्रताड़ित किया जाता था, किसानों से पुलिस कार्रवाई कर दी जाती थी। इसके कारण किसानों को अपने जमीन को या तो गिरवी रखना पड़ता था, मॉर्गेज, या तो किसान को अपने जमीन को बेचना पड़ता था। इस व्यवस्था के कारण भारत में एक नया वर्ग और उदय हो गया था, जिसे हम मनी लेंडर्स के नाम से जानते हैं। मनी लेंडर्स का उदय हो गया, यानी जिसे हम लोग साहूकार बोलते हैं। इनका काम था कम पैसे दे करके भारी ब्याज वसूलना। और इस पद्धति ने क्या किया, जमींदार वर्ग ने और साहूकार वर्ग ने किसानों को इस तरह से तोड़ा, किसानी इस तरह से टूट गई कि किसान क्या हुए, किसान धीरे 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 किसान चले गए कर्ज में, और इनकी जमीनें बिक गई, अपने ही जमीन में मजदूर बन गए, जिससे इनके बच्चों की पढ़ाई रुक गई, गरीबी आ गई, 3 टाइम को खाने को भोजन नहीं था। जब इतना कुछ किसान के साथ हो रहा है, और इस सब होने की पॉलिसी एक ही है कि अंग्रेज द्वारा लाए गए विभिन्न कानून थे, इन्होंने क्या किया, मन में एक द्वेष पाल लिया अंग्रेजों के प्रति कि अंग्रेज कभी भी अगर हमसे भिड़ंत हुआ या हम उस लायक सक्षम हुए तो अंग्रेजों को बताएंगे। फिलहाल इनकी स्थिति दयनीय थी, इनके अंदर ताकत नहीं था, या इनके अंदर एकजुटता नहीं थी कि जमींदार से, साहूकार से और अंग्रेज से लड़ सके। तो ये उस समय खामोश हो गए। बस एक मौका इनको चाहिए था, इस मौके के इंतजार में थे कि कब इनको एक शानदार जगह मिले कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके, और जो गरीबी ये झेल रहे हैं, जो लाचारी ये झेल रहे हैं, ये उन पे अपने भड़ास को निकाल सके। तो अंदर में भावना थी 1857 में इनको मौका मिलेगा,
यही मौका इनको क्या करेगी, 1857 की क्रांति में साथ देगी। और कारण एक ये भी बना हमारा। चलिए हम दूसरे कारण पे अगर हम चर्चा करें यहाँ पे, तो यहाँ पे है व्यापारी वर्ग। व्यापारी हमारा मुख्य व्यापार था कपड़ा का, हमारा व्यापार था मसाला का। अंग्रेजों के यहाँ ब्रिटेन में क्या हुआ, यूरोप में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति हो गई। वहां मशीन से कपड़े बनने लगे। मशीन के कपड़े तो हालांकि सुंदर तो होते ही, और आज भी हम देखते हैं कि हम घर में बने हुए स्वेटर को नहीं खरीदते। माँ बहन अगर हमें स्वेटर बना के दे दे तो हम उसमें फॉल्ट निकालते हैं। और आज के समय में सब सारे स्वेटर महंगे भी आ रहे हैं मार्केट में, सस्ते में उससे अच्छे से डिजाइन अवेलेबल है। हम मार्केट जाते हैं, कुछ पैसे लगाते हैं, खरीद के आ जाते हैं। उस समय भी यही हुआ। भारतीय कपड़ों को बनाने में समय लगता था, मजदूरी ज़्यादा लगती थी, कीमत ज़्यादा हो जाती थी, और भारतीय कपड़ों के ऊपर टैक्स भी था। और विदेशी कपड़े एक मजदूर मशीन पे बैठकर कई कपड़े बना देते थे, जिससे उनकी मजदूरी भी कम लगती थी, टैक्स फ्री होता था। वो कपड़े क्या हुए, ये सस्ते मार्केट में कपड़े इनके बिकने लगे और भारतीय कपड़े महंगे थे। तो भारत में ऐसा सिस्टम है या किसी भी देश में ऐसा सिस्टम है, लोग बचत की ओर जाते हैं और सस्ते कपड़ों पे जाते हैं। जैसे आज हम क्या करते हैं, चाइना से चाइनीज लाइट खरीद लेते हैं। सारे मार्केट में दीपावली में एक मैसेज आएगा व्हाट्सएप में, चिड़िया उड़ तोता उड़। मतलब क्या हुआ, आपको चाइना के लाइट को नहीं खरीदना है, चाइना के लाइट को आपको विरोध करना है। यह देशभक्ति सिर्फ दीपावली के टाइम में आती है, अब बाकी टाइम में देशभक्ति समाप्त हो जाती है। अगर देशभक्ति लाना है तो सालों भर देशभक्ति रखो। आपके देशभक्ति से भारतीय वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी या भारतीय वस्तुओं की बिक्री बढ़ेगी। तो भारतीय वस्तु को खरीदोगे तो भारतीय व्यापारी तरक्की करेंगे। आप उदाहरण ले सकते हो उस समय का, हमारा कपड़ा पूरा व्यापार बर्बाद हो गया, मसाला का व्यापार बर्बाद हुआ। हमारा जो बनारस हस्तशिल्प उद्योग में था, जो चटाई, जो पंखे हम बनाते थे, विदेशी पंखे, विदेशी चटाई आने लगे, हमने उनको खरीदना शुरू किया, तो हमारा बनारस का हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हो गया। इसी प्रकार भारत के कई शहर जो प्रसिद्ध थे हस्तशिल्प में, वो धीरे धीरे उनका कारोबार नष्ट हो गया। तो आपको मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि 1857 की या उस समय से पहले से सीखने की आवश्यकता है कि हम विदेशी वस्तुओं पे डिपेंड करते थे और हमारे भारतीय जो लोग थे, व्यापारी थे, वो टूट गए, वो समाप्त हो गए। आने वाला समय में ऐसा ना हो कि भारतीय व्यापारी समाप्त हो जाए और हम सिर्फ चाइना के माल पे आश्रित हो जाए। ये भी एक गुलामी का ही दौर है। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप सस्ते सामान को न खरीदें, लेकिन कोशिश ये करें कि भारतीय सामान को थोड़ा सा महत्व दें चाइना के तुलना में। ये आपके आर्थिक हित में भी है और आपके सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये सही प्रतीत होता है। आगे देखिएगा, तो इनकी स्थिति खराब हो गई। लास्ट में ये मजदूर बन गए, यहाँ भी अपना जमीन छोड़ करके मजदूर बन गए थे। और ये भी मजदूर, किसान भी मजदूर, ये भी मजदूर। अब 1000 मजदूर पहले से थे, तो यहाँ से 10,000 मजदूर और बढ़ गए। मजदूरों की संख्या अधिक हो गई, काम कम हो गया। इससे क्या हुआ कि मजदूरी कम हो गई, क्योंकि डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो कम होना ही हो। तो 3 वर्गों को आर्थिक रूप से भारतीयों को तोड़ दिया गया और लगभग सारे भारतीय इस वर्ग में आ जाते हैं। अगर रजवाड़ों को छोड़ दिया जाए, कुछ जमींदारों को छोड़ दिया जाए, तो लगभग सब कोई इसी में आ जाते हैं। तो पूरा का पूरा भारत आर्थिक रूप से टूट गया, जिसका गुस्सा लोगों को अंग्रेज के ऊपर गया। वो जानते थे अंग्रेजों का ही किया हुआ सब है। तो ये था आर्थिक कारण से इनको तोड़ना। अब हम बात करते हैं दूसरा एक और कारण पे हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, हम यहाँ पे आते हैं रिलीजियस और सोशल कॉज पे आते हैं। यहाँ पे अगर हम चर्चा करेंगे तो बड़ा मजा आएगा इस चर्चा में। देखिएगा, हमारी समाज के रूढ़िवादी प्रथा के ऊपर बात करेंगे और कई चीजें ऐसी इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1813 का ईसाई मिशनरियों को धर्मांतरण हेतु प्रोत्साहित करना। 1813 में एक चार्टर एक्ट आया था। आपको पता होनी चाहिए कि 4 चार्टर एक्ट आए थे, श्रृंखला थी, उसमें ये दूसरी चार्टर एक्ट थी आया। इसमें शिक्षा के ऊपर भी इन्होंने कुछ पैसे खर्च किए और यहाँ पे ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए उतार दिया गया।
और भारत में अगर लाजमी रूप से हम बात करें तो ईसाई से पहले भारत में हिंदू, मुस्लिम, पारसी, जैन, बौद्धिस्ट, यही सब थे जो मेनली हिंदू और मुस्लिम थे। इन्होंने तो भारतीय हिंदुओं की, भारतीय मुसलमानों की आर्थिक व्यवस्था को खराब कर दिया था, गरीबी में चले गए थे। अब इस मिशनरियों ने इसका लाभ उठाया। जो लोग गरीब थे, कुंठित थे, जिनके बच्चे भूख से मर रहे थे, इनको वादा किया कि अगर आप हमारे धर्म को अपना लेते हो, हमारे धर्म के साथ जुड़ जाते हो, तो हम आपको अच्छी शिक्षा देंगे, एजुकेशन देंगे, आपके बच्चों को भरपेट खाना मिलेगा, आपको जॉब देंगे, आपकी तरक्की होगी, आपको घर देंगे, आपको खेत देंगे। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, भारत में धार्मिक रूप से परिवर्तन लाना शुरू किया। लोग ईसाई बनने लगे और यही कारण जो भारत के हिंदू थे, जो भारत के मुसलमान थे, जो समाज में थे, उनको इस बात से तकलीफ हुआ कि एक बाहरी पश्चिमी सभ्यता के लोग हमारी सभ्यता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे लोगों को हिंदू से मुस्लिम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण मन में कुंठा बैठा, लेकिन ताकत नहीं थी, लड़ नहीं सकते थे। एक कारण ये था। एक हम बात करेंगे, उस समय हमारे समाज में सती प्रथा व्याप्त था। तो एक व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम वेंटिक साहब। सती प्रथा का मतलब यह था, अगर किसी महिला का पति किसी कारणवश भी डेथ कर जाता है तो उस महिला को स्वेच्छा से, और नहीं तो समाज के दबाव में, उसे पति के साथ सती होना पड़ता था, मतलब जलना पड़ता था, अपने शरीर का त्याग करना था। और समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति व्याप्त थी, जिसको हम लोग बोलते हैं बाल विवाह। 7 साल 8 साल की उम्र में विवाह हो जाता था। गरीबी तो थी ही, 8 साल की बच्ची का शादी 60 साल के बुजुर्ग के साथ हो गया, 80 साल के बुजुर्ग के साथ हो गया, सेठ मरवाड़ी के साथ। गरीबी में पिता क्या ना करे, और वो बुजुर्ग मर गया, 8 साल में लड़की विधवा हो गई, तो लड़की को जला दिया जाता था। तो पश्चिमी सभ्यता में इस प्रकार की चीजें तो थी नहीं। और भारत में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजा राम मोहन राय। ये वही राजा राम मोहन राय हैं जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। इन्होंने क्या किया, इस सती प्रथा का विरोध करना शुरू किया। और एक बड़े अधिकारी उनको मिले, बड़ा शानदार अधिकारी थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उन्होंने 1828 में इस प्रथा पे विराम लगा दिया, कानूनी रूप से समाप्त कर दिया इसको। अब जो भी इसमें जाएगा, किसी को जलाएगा, उसे कानूनी रूप से जेल में डाल दिया जाएगा। अब कौन जलाए किसी को, क्यों जेल जाए? लेकिन भारत के हिंदू में जो रूढ़िवादिता थी, उनको लगा कि हमारे धर्म के ऊपर प्रहार है, एक ईसाई हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में क्या कर रहा, इंटरफेयर कर रहा। तो लोगों के मन में ब्रिटिश से क्या हुआ, एक हीन भावना आई। एक हम बात करेंगे, हमारे समाज में था नर बलि प्रथा। नर बलि यानी किसी व्यक्ति को बलि दे दो। ये ज्यादातर बच्चों, ज्यादातर लड़कियों को बलि दी जाती थी। आदिवासी में ये प्रथा ज्यादा था, कई जनजातियां थी, उस पर प्रथा ज्यादा था। अब क्या हुआ, बारिश नहीं हुआ। किसी साधु ने बोला अमावस्या के दिन जिस बच्ची का जन्म हुआ था उसके कारण बारिश नहीं हो रहा, उसको बलि दे दो, माता के सामने बारिश हो जाएगी। तो बलि दे दिया जाता था। तो एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग, और ये थे हार्डिंग वन के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने नरबली को बंद कर दिया। फिर से वही बात, हमारे समाज में आप क्या कर रहे हो, दखल दे रहे हो, हमारे सोसाइटी में दखल दे रहे हो, जिसको मंजूरी हमारा सोसाइटी आपको नहीं देता। अगला, विधवा विवाह पुनर्विवाह एक्ट लाया गया 1856 में। विधवा विवाह को शुरू करवा दिया गया। इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का काफी अहम रोल था। दास प्रथा पे रोक लगा दिया गया समाज में। अब एक है सैनिकों का समुद्र पार जाना अनिवार्य। तो एक कानून लाया गया भारत में, उसमें यह कहा गया कि जो भारतीय सैनिक है उनको विदेश जाना पड़ेगा ड्यूटी के लिए। और भारत में क्या था कि अगर कोई व्यक्ति विदेश जा रहा है, भारत में कोई व्यक्ति विदेश जा रहा है, तो भारतीय समाज में खासकर हिंदू धर्म में इसे अपवित्र माना जाता था और उसे सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता था। अब देखिए, ना जाए
तो ये कानून ये बोलता है इन सैनिकों से जॉब छीन लिया जाए, इनको जेल में डाल दिया जाए। अगर ये समुद्र पार करते हैं और समुद्र पार करके विदेश जाते हैं तो इनका घर परिवार समाज इनको हटा देता है। कुआं और खाई की कहानी है, करे तो क्या करे। इन सैनिकों के मन में ये भावना बैठ गई कि ये विदेशी हमारा नहीं हो सकते, इनका हित हमारे साथ नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी इनके धीरे धीरे इनके खिलाफ हो गए। अब है 1850 में धार्मिक योग्यता अधिनियम एक्ट। यह एक्ट यह कहता है कि कोई व्यक्ति यदि हिंदू धर्म छोड़कर, मुस्लिम धर्म छोड़कर या कोई और भी धर्म छोड़कर ईसाई धर्म में आता है, उसके बाद भी उस व्यक्ति को अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। मतलब ये तो और युवाओं को भड़काने का काम हुआ। हम तो जो दे रहे हैं दे ही रहे हैं, आपके पिता की जो संपत्ति है वो भी आपको मिलेगा। क्योंकि भारतीय समाज में ऐसा देखा गया था, जो व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना रहे थे, उनको पैतृक संपत्ति में बेदखल कर दिया जा रहा था। अंग्रेज इस चीज को समझे कि जो कन्वर्जन हम करा रहे हैं, अगर इन चीजों को हम सॉल्व नहीं करते तो फिर दिक्कत होगा। ये भी भारतीय सोसाइटी के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया। तो इन चीजों ने एक मुहिम छेड़ा अंग्रेजों के खिलाफ, अपने मन में धार्मिक विवाद, सामाजिक विवाद बढ़ाया, जिसके चलते लोग अंग्रेजों के मन में अंग्रेजों के प्रति एक वैराग्य की भावना बैठ गई कि हमारा नहीं हो सकते, ये हमारे साथ सिर्फ गलत करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। चलिए, हमने दो चीजों को देखा बड़े अच्छा आसान तरीके से। हम तीसरे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो तीसरा टॉपिक हमारा ये है राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कारण पे हम बात करने वाले हैं। तो पॉलिटिकल कारण में हम तीन चीज को देखेंगे। पॉलिटिकल कारण में हम तीन चीज को देखेंगे। एक हम देखेंगे यहाँ पे पेशवा नाना साहब के बारे में देखेंगे। इनका तो सिंपल सा बात है कि इनके पेंशन पे रोक लगा दिया गया था, और जिसके कारण ये क्या हुए थे, क्रुद्ध हो गए थे। पेशवा नाना जो है बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, और इनका पेंशन जो दिया जाता था, पेंशन को रोक लगा दिया गया। राज्य को चलाते थे पैसे से, अंग्रेज के खिलाफ हो गए। यहाँ पे दो बड़ी चीजें हैं, एक है सहायक संधि, एक व्यक्तिगत सिद्धांत। यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ये जब आए भारत में, मैं जिन जिन अधिकारियों का नाम लिख रहा हूं, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक का बात किया मैंने, लॉर्ड हार्डिंग का बात किया, अब लॉर्ड वेलेजली का बात कर रहा हूं, ये सब क्वेश्चन आते हैं पीटी के, तो फोकस कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा जरूरत पड़े तो। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि लाया और स्टेट में ये बोला कि राज्यों को ब्रिटिश सैनिक को अपने यहाँ रखना अनिवार्य है, और वो सैनिकों का खर्चा वो राज्य ही उठाएंगे। और धीरे धीरे इन मामलों में इनके राज्यों में इंटरफेयर शुरू कर दिया, और इन राज्यों को क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया। तो जिन जिन राज्यों को कब्जे में लिया गया, आगे जाकर इन्होंने पॉलिटिकली रूप से अंग्रेजों का विरोध किया, क्योंकि उनसे सत्ता छीन ली गई, उनसे राजपाट का सुख छीन लिया गया। तो ये भी एक चीज उनके बीच में आया, उनके भावनाओं को आहत किया। चलिए एक बात और करते हैं, व्यक्तिगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसे कहते हैं। यानी व्यक्तिगत का मतलब होता है सिंपल सा, जिसे भारत में हम लोग हड़प नीति के नाम से जानते हैं, मतलब किसी चीज को हड़प लेना। यहां पे एक अधिकारी आए थे जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। याद रखिएगा कि लैप्स थ्योरी में डलहौजी और सहायक संधि में लॉर्ड वेलेजली। इन्होंने क्या बोला कि जो राजा का पुत्र नहीं है, इन्होंने जो दत्तक पुत्र को, यानी जो बच्चे को गोद लिया जाता है उसको दत्तक पुत्र कहते हैं, दत्तक पुत्र की मान्यता समाप्त कर दी जाती है और दत्तक पुत्र राजा नहीं बनेगा। और ऐसे राज्यों को ब्रिटिश अपने में क्या करेगी, ग्रहण कर लेगी और मिला लेगी, और बाकी बात को राज्य से हटा दिया जाएगा। तो बड़ा कुठारघात हुआ ये चीज पे। अब यहां पे इन्होंने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने जब ये प्रोग्राम लाए थे, इन्होंने कुछ डेट है 48, बस यहां से याद रखिएगा 49, 50
ये 3 को साथ में याद रखना है। इसके बाद 52, 53 और 54, 55 और 56 पे हम बाद में चर्चा करेंगे। कुछ और था, उसको हम हड़प नीति नहीं मानते, हालांकि राज्यों को हड़पा गया था लेकिन उसको नहीं मानते। 48 में इन्होंने सतारा को हड़पा, यहां पे 49 में इन्होंने जैतपुर और संभलपुर राज्य को हड़प लिया। 50 में इन्होंने बघाट को हड़प लिया। अब यहां से मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, 6th जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा था किस वर्ष बघाट को हड़पा गया था, तो किस वर्ष हड़पा गया था? 50 में हड़पा गया था। एक साल इन्होंने गैप किया, 52 में और 53 और 54, 52 में उदयपुर, 53 में झांसी और 54 में नागपुर। देखिएगा, बड़ा एक प्रक्रिया है, बस इसको याद रखिएगा। 48, 49, 50, 52, 53, 54, 48, 49, 50, 52, 53, 54। अब 52, 53 में आइएगा तो बोलिएगा 53, 54 में दो पुर के बीच में झांसी, सूर्य पहले उदय होता है तो उदयपुर, झांसी, नागपुर, दो पुर के बीच में झांसी, ऐसे याद हो जाएगा। और ऊपर में याद कर लीजिएगा सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट। 48, 49, 50, 52, 53, 54, इसको याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है और इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर या लिखना होगा तो इसको आप लिख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं कि कैसे इसने भूमिका बांधा, राजनीतिक रूप से कैसे तोड़ा। ये सब अगेंस्ट हो गए। अब इनके पास तो छोटी मोटी सेना भी थी, लेकिन इतनी बड़ी सेना नहीं थी कि लड़ सके। ये भी एक बड़े मौके के इंतजार में थे कि कब समय मिले और कब हम अंग्रेजों को बताएं कि आपकी औकात क्या है। आगे देखिएगा, बात करते हैं हम यहां से थोड़ी सी और। सैन्यकरण, जो सैनिक थे भारत में उनके साथ नस्लीय भेदभाव होता था। 5:1 में सैनिक थे, एक ब्रिटिश पे 5 भारतीय सैनिक को दिया जाता था। और इनको भारतीय होने के कारण नस्लीय भेदभाव करना पड़ता था। यूरोपीय अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, इसलिए भेदभाव करते थे। और सर्वोच्च पद सूबेदार से ऊपर जाता ही नहीं था, यह भी समस्या था। 1854 का डाकघर अधिनियम ला करके सैनिक अगर अपने घर को चिट्ठी भेजेंगे या कुछ भी करेंगे, उनके ऊपर इनको पैसा लगेगा। वेतन में वृद्धि नहीं हुई, वेतन भी कम था, लेकिन इनके खर्च को बढ़ाया जा रहा था। इन कारण कई सैनिक यहाँ पे भड़के, गुस्सा किए, कई चीजें हुई। इसके बाद हम आगे देखते हैं चीजों को। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है जो चीज हम बात करेंगे, इसको हम लोग जानते हैं तत्कालीन कारण के नाम से। यहां पे आप देख रहे होंगे तत्कालीन कारण। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1857 की क्रांति भड़क गई? जैसे हमने बताया कि 1757 से लेकर किसानों को, व्यापारियों को, धर्म के लोगों को या पॉलिटिशियन लोगों को, कुछ सेनाओं को, सबको ये सता रहे थे। आर्थिक स्थिति किसी की खराब हो रही थी, किसी का राजपाट छीना जा रहा था। मन में तो एक गुस्सा था ही, मन में एक गुस्सा से तो भरे हुए थे ही, बस एक मौके का इंतजार था। वो मौका ये है, वो मौका ये है। मौका इनको मिलता है, मौका ये मिलता है कि पुरानी बंदूक को ये चेंज करते हैं जिसका नाम था ब्राउन बेस। आपको पता है समय के साथ आधुनिकता की ओर हम बढ़ते हैं। ब्राउन बेस से एक आधुनिक बंदूक आ गई थी जिसका नाम था न्यू एनफील्ड राइफल, और इसको हटा करके इसको लाया गया। लेकिन बात यह आई कि जो इनफील्ड राइफल है, इसमें जो कारतूस लगते हैं बंदूक के अंदर, उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। मान के चलिए कारतूस है, इस कारतूस के ऊपर एक लेबल लगा हुआ है। इस लेबल को हटा करके दांत से इसको काटना होता था, तब इसको बंदूक में लगाते थे, तब दागते थे। और गाय सूअर की जो चर्बी थी, ये सेना में फैल गया बात। इससे क्या था, हिंदू और मुसलमान दोनों की धर्म भावना आहत हो रही थी। इस पे हमारे मंगल पांडे, जिसे पहला शहीद माना जाता है 1857 की क्रांति का, इन्होंने क्या किया, इन्होंने, दिखाता हूं मैं, इन्होंने 2 अफसर, लेफ्टिनेंट बाग और एक अफसर और है
मेजर सार्जेंट, दोनों को गोली मार दी, गोली मारकर हत्या कर दी। इसी के खिलाफ पांडे जी थे, धर्म भ्रष्ट हो रहा था, पांडे जी ने सीटी बजा दिया इनका, दोनों का बिगुल बज गया, पे पे पे, दोनों चले गए ऊपर आसमान में। अब यहां से क्या हुआ कि इन्होंने जो गोली मारा था, ये डेट है 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857 के डेट में, इसको आपको याद रखना है। इसके खिलाफ इनको 8 अप्रैल 1857 को, यानी 10 दिनों बाद इनको फांसी दे दी गई। हालांकि एनसीईआरटी बताती है कि उनको फांसी 29 मार्च 1857 को दिया गया था, लेकिन उसके बाद जितने भी बुक्स हैं, जो भी अन्य किताबें, वो सब बताते हैं कि इनको फांसी 8 अप्रैल 1857 को दिया गया, सेम डे में फांसी नहीं हुई थी। और ये जो मंगल पांडे थे, ये बैरकपुर की सेना में 34वीं रेजिमेंट में सिपाही थे। इनको गुस्सा है, इन्होंने मार दिया, 2 लोग मर गए। अब ये बात पूरे भारत में जहां भी रेजिमेंट थे सब में फैलने लगा, और जैसे मंगल पांडे को फांसी दिया गया, भारत के कई रेजिमेंट में इसका विरोध शुरू हो गया। विरोध शुरू होने के साथ ही मेरठ में एक चीज देखने को मिलती है। मेरठ जो है मानते हैं, विद्रोह प्रारंभ होता है मेरठ से। यानी अगर कभी भी प्रश्न पूछा जाता है कि 57 की क्रांति जो है कहां से शुरू हुई है, तो ये शुरू हुई है मेरठ से 10 मई 1857 को विद्रोह करके मेरठ छावनी से सैनिक चले जाते हैं सारे दिल्ली, और दिल्ली पहुंचते हैं ये 11 मई को। ये दिल्ली पहुंचते हैं 11 मई को। 11 मई को ये दिल्ली पहुंचते हैं, और दिल्ली पहुंचकर 12 मई को लाल किले पर कब्जा कर लेते हैं। देखिएगा लाल किला, जहां हम तिरंगा को बड़े शान से फहराते हैं, उस पे हम कब्जा कर लेते हैं। अब इससे पहले जो मेरठ के सैनिक थे, वो जाकर मिलते हैं हमारे जो मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, इनसे एक मुलाकात करते हैं और इनको अपना राजा घोषित कर देते हैं, और राजा का जो सेनापति बनता है बख्त खां बनता है, और बिगुल बजाते हैं, और 12 मई को क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं। लेकिन अंग्रेज से इनका युद्ध होता है, और अंग्रेज पुनः सितंबर 1857 में ही दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। जब भारत के किसान, भारत के लोग ये देखते हैं कि जो हमारा मुगल बादशाह था वो फिर से खड़ा हो गया, राइट के लिए लड़ रहा है, जिन जिन रजवाड़ों से उनका इलाका छीना गया था वो भी सर उठा लेते हैं। और इसमें भारत के तमाम वो नागरिक जो कुंठित थे ब्रिटिश से, अगर सिंधिया को कहा होलकर को छोड़ दिया जाए, जमींदार वर्ग को कुछ को छोड़ दिया जाए, जिनको ब्रिटिश से लाभ था उनको छोड़ दिया जाए, उनको छोड़ करके ये लोग बाकी भारतीय यहाँ पे लड़ते हैं। तो शुरुआत में तो नेतृत्व यहाँ से मिलता है। अब जब लड़ाई शुरू होती है, लड़ाई रुकती नहीं है, लड़ाई पूरे भारत में स्प्रेड कर जाती है, फैल जाती है। तो देखिएगा भारत में जब लड़ाई फैलती है तो बड़ा फैलती है, तो दिल्ली में जब ये जाती है तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खां, जो हमने बात किया, चर्चा किया, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे लड़ते हैं, लखनऊ से बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे, जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह जो उनके भाई हैं, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर खां, जबलपुर से शंकर शाह रघुनाथ शाह, मथुरा से देवी सिंह, असम से कंदपेश्वर सिंह, राजस्थान कोटा से जयदयाल सिंह, कश्मीर से गुलाब सिंह, और इन्होंने इनको दबाया। इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर के रख लीजिएगा, आपको याद करना होगा। हम थोड़ा इस पर अब डिटेल चलेंगे, तो हम थोड़ा सा बात करेंगे उन डिटेल के ऊपर। जैसे कानपुर जो था, बड़ा शानदार जगह है कानपुर, आज भी है। तो कानपुर में नाना साहब जो थे पेशवा बाजी राय के दत्तक पुत्र थे, इनका पेंशन बंद कर दिया गया था, हमने बात किया था। ये अंग्रेज के खिलाफ लड़ जाते हैं और तात्या टोपे इनके साझेदार होते हैं यहाँ पे साथ में। जब ये युद्ध में लड़ते हैं नाना साहब का लास्ट में तो हार हो जाता है। इनका बचपन का नाम था धोतू पंथ, कहीं कहीं धोबू पंथ मिलता है, दोनों है।
धोबूपंथी होता है। और नाना साहब का सहायता किया था तात्या टोपे, और तात्या टोपे का असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग थे। अब नाना साहब जब हारते हैं, नाना साहब कहाँ चले जाते हैं? नेपाल चले जाते हैं। ये आपके लिए भी आई है। नाना साहब कहाँ चले जाते हैं? नेपाल चले जाते हैं। तात्या टोपे को उनका दोस्त मान सिंह धोखे से पकड़वा देता है, और तात्या टोपे को शिवपुरी में 8 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी जाती है। और नाना साहब के सलाहकार थे अजमुल्ला खां। तो ये है कानपुर, कानपुर का ये डिटेल है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको याद रखिएगा कानपुर से क्या हुआ था। आगे हम देखते हैं झांसी। झांसी के बारे में तो बच्चा बच्चा भारत का जानता है। खूब लड़ी वो रानी झांसी, वो मर्दानी थी। उस समय लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय थे, और उन्होंने कहा है इस भारतीयों में एक सोती हुई ये मर्द है। जब उनकी बॉडी पड़ी थी, डेड बॉडी पड़ी थी, वहां पर उन्होंने कहा है ये लड़ी, खूब लड़ी। इनका शुरुआत में ये झांसी में लड़ी, झांसी से हार के ग्वालियर चली जाती है, वहां पे लड़ती है। ग्वालियर में ये सकर शहीद होती है। तो इनका जन्म जो था, इनका बनारस में जन्म था, और इनके बचपन का जो नाम है, इनके बचपन का नाम है मणिकर्णिका। एक मूवी आई है, कंगना रनौत ने बड़ा अच्छी भूमिका निभाया वहां पे। इनकी मृत्यु जो हुई है दुर्ग के दीवार के पास, इनकी मृत्यु हुई है, ग्वालियर में हुई है, और समाधि भी ग्वालियर में है इनकी। और इनके पति का नाम था गंगाधर राव। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद 1853 में डलहौजी व्यवगत सिद्धांत के तहत इनसे इनका राजपाट छीन लेते हैं, इस कारण ये भी युद्ध में शामिल हो जाती है। आगे देखिएगा फैजाबाद। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया, अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी किया। अब देखिएगा, फतवा एक सिस्टम है इस्लाम में। इन्होंने अंग्रेज के खिलाफ फतवा जारी किया और जिहाद का नारा दिया था। अब प्रश्न आता है कि 1857 में जिहाद का नारा देने वाला कौन है? तो फैजाबाद के अहमदुल्ला थे। अंग्रेजों ने इनसे भय से 50,000 का इनाम रखा था, और इन्होंने एक झंडा गीत की रचना की थी फैजाबाद में। अब देखिएगा, छोटा सा नोट है, एक छोटा नागपुर क्षेत्र सिंहभूम, जो झारखंड का, जो जेसीसी वाले ध्यान दीजिएगा, जेपीसी वाले। छोटा नागपुर क्षेत्र सिंहभूम में आदिवासी काश्तकार गोनू ने कोल आदिवासी का नेतृत्व किया। मतलब झारखंड में छोटा नागपुर से किसका नाम आ रहा है? गोनू। कोल आदिवासी ने लड़ाई लड़ी। बंगाल, पंजाब, राजपूताना, हैदराबाद, मद्रास में विद्रोह नहीं पनपा, क्योंकि यहाँ पे सैनिक बहुत ज्यादा भर दिया गया था। ये सारी चीजें हो रही थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम और बात करेंगे बिहार के बारे में। बिहार में एक प्लेस है जगदीशपुर आरा, वहां से बाबू वीर कुंवर सिंह जमींदार थे। कुछ समस्या हुई थी अंग्रेजों के साथ, उन्होंने युद्ध किया, और युद्ध में उनको हार मिली, मृत्यु को प्राप्त हुए। उनके मृत्यु के उपरांत वहां पे लड़ाई करना शुरू किया उनके भाई अमर सिंह ने। तो बीपीएससी वाले ध्यान दें, अक्सर यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर, आरा, उनके भाई अमर सिंह, इतना नाम आपको याद रखना है इनमें, ठीक है। आगे हम बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली का जो सुल्तान थे, सुल्तान यानी सम्राट जो थे बहादुर शाह जफर, उनको ये कहा गया कि आप सरेंडर कर दें, आपके दोनों बेटों को कुछ नहीं किया जाएगा, दोनों पुत्र को। लेकिन हडसन ने उनको धोखे से गोली मारकर हत्या कर दी। हडसन ने मुगल सम्राट के दोनों पुत्र और पौत्र को हत्या कर दी, और उनको भारत से निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया। रंगून जो उस समय बर्मा थी, बर्मा भारत का ही पार्ट था, उसको निर्वासित करके भेज दिया गया। और वो जो बहादुर शाह जफर द्वितीय हैं, वो भारत के अंतिम मुगल सम्राट हैं। हम ये कह सकते हैं 1757 के बाद से कोई ऐसा पहला मुगल सम्राट हुआ था जिसने लड़ने की सोची। हार गया नो डाउट, बट लड़ा। लड़ते वही है जो वीर होते हैं, कायर तो मैदान में जाते भी नहीं। तो हिम्मत करके मैदान में उतरिए, लड़िए,
उसके बाद सफलता मिलेगी या विफलता मिलेगी वो तो पता नहीं, बट हिम्मत तो करनी चाहिए। इन्होंने हिम्मत किया, इन्होंने सब कुछ गंवा दिया मानता हूं, बट इन्होंने हिम्मत की, इसलिए भारत आज इसको याद रखता है और हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। इसी प्रकार से इलाहाबाद, बरेली, हर जगह से लड़ाई हुआ, झगड़े हुए और यहाँ पे चीजें आई। लेकिन क्या हुआ, अंततः हम हार गए। क्या था कि जो जमींदार वर्ग था, शिक्षित वर्ग था, होलकर परिवार था, सिंधिया परिवार था, इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, उल्टा ब्रिटिश का साथ दिया। दूसरा कि यहाँ पे केंद्रीय संगठन का भाव था, कैसे लड़ा जाए, जहाँ पे सेना कम पड़ रहा वहाँ पे सेना को भेजा जाए, जो ब्रिटिश कर रही थी। इस कारण भारतीयों की हार हुई। हम मानते हैं हम हारे, लेकिन यहाँ पे हमने एक मिसाल कायम किया कि हम लड़ेंगे, चाहे हारे चाहे जीते, परिणाम नहीं देखेंगे। तो परिणाम देखकर जो मैदान में उतरता है, परिणाम देखकर जो मैदान में उतरता है वो किसी लायक नहीं रहता। हम देखेंगे कि पीएससी पास होंगे या फेल होंगे, वो परिणाम क्या है। आप मेहनत करो, एसएससी कर रहे हो, कुछ भी करो, मेहनत करो, परिणाम मत देखो। वो सफल हुआ या कोई विफल हुआ उसको मत देखो। झंडे गाड़ो, झंडे। आत्म स्वाभिमान की बात है झंडे गाड़ना। सीना फक्र से ऊंचा होता है पिता का। माता फूली नहीं समाती है आपके सक्सेस पे। तो जीवन में झंडे गाड़ो। आगे देखिएगा, थोड़ा सा हम बात करते हैं परिणाम क्या हुआ इसका। परिणाम ये हुआ कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। जो कंपनी बनी थी, कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब समाप्त हो गई भारत से, जो शासन करती थी। अब शासन कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन, यानी ब्रिटिश क्राउन जो वहाँ की महारानी या जो महाराज है, सीधा उनके हाथ में भारत आ गया, वो शासन करेंगे। विक्टोरिया महारानी थी, विक्टोरिया के हाथ में भारत आ गया। और जो व्यक्तिगत सिद्धांत के जरिए राज्यों को हड़पा जा रहा था उसको समाप्त कर दिया, क्योंकि पता चला उनको, उन्होंने कारण निकाला कि हम क्यों, लड़ाई क्यों हुआ, लड़ाई के कारण को उन्होंने समाप्त कर। जो सुधार कार्यक्रम कर रहे थे समाज में उसको समाप्त कर दिया। एक नया पद भारत सचिव का सृजन किया गया। गवर्नर जनरल के जगह जो पोस्ट था वायसराय बनाया गया। अब पहला वायसराय जो बना लॉर्ड कैनिंग बना। याद रखिएगा, भारत का अंतिम जो गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय ये। और एक पील कमीशन की गठन की जो सेना के अनुपात के निर्धारण करती, सेना के विषय में चर्चा करती। ये सारे परिणाम हुए इस युद्ध के। अब थोड़ा सा हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। जिस समय 1857 की क्रांति हो रही थी, ये बहुत जरूरी है सब जानना आपको। उस समय ब्रिटिश पीएम कौन थे? तो पामस्टन थे। महारानी कौन थी? तो विक्टोरिया थी। गवर्नर हमने बात किया कैनिंग। मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन। आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया? इलाहाबाद। और प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी का इनका प्रतीक चिन्ह था, कमल और रोटी। तो ये सारी चीजें जो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एक स्वरूप पे बात करते हैं। अलग अलग राइटर ने अलग अलग बातें की है। जैसे लॉरेंस और सीले ने बोला है कि ये सैन्य विद्रोह था, और हमने बात किया कि सैन्य विद्रोह एक तत्कालीन कारण है। इसके कई कारण हैं। विदेशी व्यक्ति थे, विदेश के फेवर में लिखेंगे। हमारे जो बीडी सावरकर है, जो सावरकर के नाम पे अभी राहुल गांधी और वर्सेज मोदी में जो विवाद चलता आता है, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है 1857 की क्रांति पे। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं कि कमेंट सेक्शन में बताएं कि बीडी सावरकर की कौन सी पुस्तक है जो उन्होंने 1857 की क्रांति पे लिखी है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले, एक बार कमेंट कीजिएगा। इन्होंने इसको बोला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये हमारा फर्स्ट फ्रीडम फाइट है ये। और हमें प्रतीत भी होता है कि इनकी लिखी हुई बात सत्य है। आगे बेंजामिन डिज़रायली और अशोक मेहता ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह बताया है, और जेम्स आउटरम ने इसको हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया है। तो इस प्रकार से 1857 की क्रांति हुई। हम लड़े, हम हारे, लेकिन भारत में एक नया मिसाल पेश किया। जो बरसों से गुलामी के दौर में हम जी रहे थे, इस गुलामी के जंजीर को खींचने की शुरुआत हमने 1857 की क्रांति में की। और जो प्रथम शहीद हमारे थे वो थे हमारे मंगल पांडे। अब यहाँ से कई प्रश्न निकल कर आते हैं। आप प्रैक्टिस सेट बनाएं, कई और नई चीजें मिलेगी। जैसे और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि जो एनफील्ड राइफल है ये भारतीय सेना में किस वर्ष शामिल किया गया। मंथ के साथ कमेंट कीजिएगा। मंथ है दिसंबर, ईयर आपको कमेंट करना है। दूसरा चीज,
जो सारे फैक्ट इन फैक्ट को आपको देखना है और बहुत अच्छे से इसको तैयार करना है। आगे हम और नए टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।